तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ये जो ओल्ड मैन आया था, फिलहाल इसकी बॉडी स्ट्रगल करने लगती है और इसे लगता है कि अब ये एक्सप्लोड कर जाएगा। अब आगे ये वांगलिंग की तरफ देखता है और बोलता है कि सील्ड रियलम के सुप्रीम, मेरी जिंदगी बख्श दो। बट वांगलिंग खुद शॉक था, क्योंकि ये जो चीज़ था, हेवन डिफाइंग बीड, इसके कंट्रोल में ही नहीं था। और फिलहाल जो ओल्ड मैन के फोरहेड के ऊपर वो जो मून मार्क था, बेसिकली उसे हेवन डिफाइंग बीड खींच रहा था। और ओल्ड मैन कमजोर होते जाते हैं। अब इनका जो शिष्य था वो भी चिंतित हो जाता है और वांगलिंग की तरफ देखता है। पहले जो कोल्डनेस था उसके अंदर, अब वो डर में बदल चुका था। अब ओल्ड मैन को ये पकड़ता है और ओल्ड मैन तुरंत ही कहते हैं कि निकल तो यहाँ से। बट ये बंदा भी ओल्ड मैन को लेकर निकलता है। फिलहाल ये जो ब्लैक और वाइट गैस फैली थी हेवन डिफाइंग बीट से, वो वापस आ जाती है। और हेवन डिफाइंग बीट वांगलिंग के आसपास फ्लोट करने लगता है। और फिर से माहौल एकदम पुराना हो जाता है, यानी पूरा डार्कनेस वॉइड पहले के जैसा दिखने लगता है। बस मून गेजर सरपेंट और लाउचेन, ये जो नेट था वॉइड का शायद, उसके उस पार ही रह जाते हैं। तो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। किंग्सवे ये सब चीज़ें देखते हैं और वांगलिंग अब सोच रहा था कि यार वो हाथ फिर से निकला था हेवन डिफाइंग बीट के अंदर से। और फिलहाल डिफाइंग बीट इसके ओरिजिन सोल में फिर से मर्ज हो जाता है। और इधर किंग्सवे मानो खुद से बात कर रहे हो। ये पुराने समय में एंशियंट सेलेस्टियल रियल्म, जिसे कि सेलेस्टियल रियल्म का होली लैंड कहा जाता है, उसे हमारे पुराने एंसेस्टर्स ने बनाया था। और मास्टर बाईफान एंशियंट सेलेस्टियल रियल्म से थे। और इनके मास्टर ने कहा था कि जब तक एंशियंट सेलेस्टियल रियल्म है तब तक हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उस दिन की बात इन्हें याद आती है जब इनके टीचर अपना अपना रियल्म बनाते हैं। मतलब इनके टीचर ने थंडर सेलेस्टियल रियल्म बनाया था, क्योंकि जो एंशियंट सेलेस्टियल रियल्म था वो शायद तबाह हो चुका था। और किंग्सवे याद करते हैं कि उस समय ये क्लियर वाटर सिटी के उत्तराधिकारी थे। मतलब जब ये तबाह हुआ था एंशियंट सेलेस्टियल रियल्म, तो चार लोगों ने अपने अपने थंडर सेलेस्टियल रियल्म, विंड, रेन और लाइटनिंग बना लिया था। अब जैसे कि विंड सेलेस्टियल रियल्म के अंडर में क्लाउड सी आता है, रेन सेलेस्टियल रियल्म के अंदर में ब्रिलियंट वॉइड आता है, जिसे हम अलायंस स्टार सिस्टम भी कहते हैं। थंडर सेलेस्टियल रियल्म के अंडर में ऑल हेवन आता है। और लाइटनिंग सेलेस्टियल रियल्म के अंदर में समन रिवर आता है। और किंग्सवे इस समय स्पेस की तरफ देख रहे थे और इन्हें याद आता है कि जब ये थंडर सेलेस्टियल रियल्म आए थे तभी उससे मिले थे। इधर वांगलिंग अपने नॉर्मल साइज का हो जाता है, क्योंकि इसका जो पावर लेवल था वो 5 स्टार रॉयल एंशिएंट गॉड का था। तो ये आराम से निर्वाणा क्लिंजर अर्ली फेज के भी बंदों से बैटल कर सकता था। फिलहाल ये किंग्सवे की तरफ देखता है, क्योंकि किंग्सवे को पुरानी चीज़ें याद आ चुकी थी कि इनके वजह से, मतलब इन्होंने खुद अपने हाथ से अपने पार्टनर को मारा था, क्योंकि उस समय ये क्रेजी हो चुके थे। इन्हें याद आता कि एंशिएंट टाइम में चारों सेलेस्टियल क्लैंस का वॉर हुआ था, फिर कुछ नहीं बचा था। अब बैटल को रोकने के लिए एक पुराना बंदा आया था। और बाईफान के हिसाब से ये बंदा एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से रिलेटेड था और उसने ये वॉर रोका था और चारों सेलेस्टियल रियल्म के बीच में बैरियर्स लगा दिए थे। ये सब चीज़ें वांगलिंग सुनता है। अब क्योंकि उस समय चारों सेलेस्टियल रियल्म को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया था बैरियर के थ्रू, तो वॉर रुक गया था। और किंग्सवे बताते हैं जिस आइटम के लिए वॉर शुरू हुआ था वो एक बीड था। और वांगलिंग की तरफ ये देखते हैं, वांगलिंग समझ जाता है। और किंग्सवे बताते हैं कि अगर वो आइटम मेरे पास होता तो मैं उसे कभी बाहर ही नहीं निकालता। मतलब ऐसा वॉर हो सकता था। और उसी समय क्योंकि चारों क्लैन कमजोर हो गए थे वॉर लड़के, तो कुछ फ्रीक्स जिनके बॉडी पर टैटूज बने हुए थे वो यहाँ पर एंटर करते हैं। तो उनसे बैटल हुआ। बैटल काफ़ी इंटेंस था, लेकिन फिर भी हमारा सेलेस्टियल क्लैन जीत गया और टैटू क्लैन वाले इधर उधर फैल गए। और हमने तो उनमें से बहुतों को स्लीव्स बना लिया था। लेकिन क्योंकि दोबारा से बैटल हुआ था ये, तो चारों सेलेस्टियल रियल्म और ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। और टैटू क्लैन एक वॉइड से आया था जो कि यहीं पर है, मतलब जहाँ पर अभी ये लोग खड़े हैं। अब वांगलिंग सोचता है क्योंकि टैटू क्लैन वालों से तो बहुत मिल चुका है, जैसे चोजन इमॉर्टल क्लैन, फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन। और वांगलिंग के दिमाग में आइडिया आता है कि ये जो वॉइड है ये बस अलायंस स्टार सिस्टम को नहीं घेरे हुए है, ये चारों सेलेस्टियल रियल्म को घेरे हुए है। यानी कि चारों स्टार सिस्टम और उनके ऊपर जो सेलेस्टियल रियल्म्स थे। और अब किंग्सवे बताते हैं कि इसी वॉर के बाद, मतलब जो टैटू क्लैन से हुआ था, मेरे अंदर वो पागलपन आने लगा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। और उसके बाद तो तुमने सुना ही होगा, फ्लेम स्पार्क से। अब वांगलिंग बोलता है कि ये जो ओल्ड मैन आया था ये बोल रहा था कि वो एंशियंट मून डेवोरर क्लैन से है, जो कि इमेमोरियल सेलेस्टियल क्लैन का हिस्सा है। अब किंग्सवे बोलते हैं यही तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैंने कभी भी इमेमोरियल सेलेस्टियल क्लैन के बारे में नहीं सुना है। क्या टैटू क्लैन वाले भी वहीं से आए थे? क्या वो भी इमेमोरियल सेलेस्टियल क्लैन का हिस्सा है? तो किंग्सुई की आंखों में जो कन्फ्यूज़न था और बड़ा हो जाता है। और ये बताते हैं कि जब वो 7 कलर्ड गैस आया था तो मुझे एक इल्यूज़न हुआ था, मतलब भ्रम जैसा। फिर ये बोलते हैं
कि मैंने सुना था कि टीचर आसमान की तरफ देखते हुए एक इशारा करते हुए मरे थे। पता नहीं उन्होंने क्या देखा था। सच किसी को नहीं पता था, न तो वांगलिंग को, न तो किंगशुई को। इधर किंगशुई की बॉडी में जो सेलेस्टियल ऑरा थी, वो सील्ड हो चुकी थी, बहुत वीक हो चुके थे। अब तीसरे दिन तो ये उड़ भी नहीं पा रहे थे। वांगलिंग इन्हें सपोर्ट करता है और स्पेस में मूव करता है, वॉइड में। फ्लेमस पार्क ने जो टोकन दिया था उसकी मदद से ये लोग बाहर के स्पेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, तो उसी की मदद से आगे बढ़ रहे थे। 9वें दिन किंगशुई बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और वांगलिंग से कहते हैं, ये जो जुआन बाओ है, मैं इसकी मेमोरीज को सर्च कर लूँगा, फिर तुम उसके ओरिजिन सोल को रख लेना। उसमें बहुत ज़्यादा सेलेस्टियल हो रहा है, तो तुम्हारे लिए यूज़फुल होगा। तुम एकदम मेरे जैसे हो, जैसे मैं पास्ट में हुआ करता था। उम्मीद है बस तुम अच्छा करो, तुम्हारे अपने लोग रहें जिनके साथ तुम समय बिता सको। फिलहाल स्पेस में हलचल होती है और फाइनली वांगलिंग और किंगशुई बाहर आ जाते हैं। फ्लेम स्पार्क स्माइल करते हैं, वेलकम बैक। फिलहाल स्पेस में एक बंदा ट्रैवल कर रहा था बिना किसी कंपास की मदद के, और इसने ग्रीन रोब पहना था। दिखने में 30 साल का था। मानो ये बंदा 10,000 साल से जिंदा हो। और ये कोई और नहीं, वांगलिंग था। अब तो ये स्पेशल बेंडिंग में ही नहीं यूज़ कर रहा था, बस तारों के बीच में एवे ट्रैवल कर रहा था। 4 दिन बीत चुके थे जब से किंगशुई को लेकर वापस लौटा था। क्या हुआ था इसने कुछ नहीं बताया फ्लेम स्पार्क को, और न तो इसने यिमूजी वुडो चान और मून गेजर के साथ क्या हुआ उसके बारे में भी बताया। पता भी नहीं था इसे। और फिलहाल वांगलिंग उसके बाद यहाँ से निकल जाता है, इसके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज दे करके। और फ्लेम स्पार्क भी इसे मजबूर नहीं करते हैं। फ्लेम स्पार्क हालांकि एंशिएंट गॉड को इसके बॉडी में फील नहीं कर पाते, बट एक फियर्स ऑरा तो फील कर ही रहे थे। और किंगशुई का कल्टीवेशन रिकवर हो जाता है और ये भी यहाँ से निकल जाते। किसी को नहीं पता था कहाँ गए। दोनों बात भी नहीं करते, वांगलिंग और किंगशुई। पर वांगलिंग जानता था कि इसके बिग ब्रदर आएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जुआनबाओ की मेमोरीज को नहीं देखा था। और वांगलिंग भी बहुत चिंतित था हेवेंग डिफाइंग बीड की वजह से। और इसे अब तो ये भी पता चल चुका था कि इसी की वजह से चारों सेलेस्टियल रियल्म में वॉर हुआ था। फिलहाल ये कहीं पर तो था और किंगशुई बाहर आते और एक स्माइल देते हैं। किंगशुई बोलते, चलो अब ये अच्छी बात है कि तुम ट्रैवल्स के बीच में ट्रैवल कर सकते हो। और वांगलिंग एक चीज़ फील करता है कि किंगशुई की ऑरा बढ़ चुकी है पहले से कई ज़्यादा गुना। और किंगशुई रास्ते में आते हुए वांगलिंग के कुछ दुश्मनों को मार चुके थे, जो कि वांगलिंग के बारे में बात कर रहे थे। और वांगलिंग जानता था कि वो लोग नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि जो ये कौन थे, स्लॉटर रियल्म वाले थे, जो कि जूमो के पीछे पड़े हुए थे, जिनमें से एक को वांगलिंग ने मारा था। और उनके लीडर को भी किंगशुई डिवोर कर जाते, तो आप सोच सकते हो। फिलहाल वांगलिंग जुआन बाओ के ओरिजिन सोल को निकालता है। जुआन बाओ जाग चुके थे और भागने को देखते हैं। किंगशुई आंखें बंद करते हैं और इनके सोल को सर्च करने लगते हैं। अब उसके बाद जुआन बाओ के सोल को ये वांगलिंग को दे देते हैं। ये जो सोल था इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा था, बस सेलेस्टियल ऑरा। अब वांगलिंग इस सोल को बैग में रख लेता है। किंगशुई इधर नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन्हें कुछ क्लू मिल चुका था। और अब ये बोलते हैं वांगलिंग से कि जोमू, मुझे अलायंस स्टार के स्लॉटर रियल्म जाना पड़ेगा एक आइटम के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? वांगलिंग बोलता है कि आप 10 दिन वेट कर सकते हैं। किंगशुई मान जाते हैं कि ठीक है, 10 दिन में मिलते हैं। और यहाँ से ये गायब हो जाते हैं। और जब ये गायब होते हैं तो एक मॉन्स्टरस किलिंग इंटेंट भी यहाँ से गायब होता है। इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट वांगलिंग ने कभी देखा ही नहीं था। वांगलिंग भी वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है। इसके कुछ काम थे जो इसे पूरा करना था, 2 काम। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, एक रैंक 7 के कल्टीवेशन प्लेनेट को दिखाया जाता है। और इस प्लेनेट के आसपास 3 और छोटे प्लैनेट्स थे, और इस प्लेनेट का नाम था डार्क मून। और यहाँ पर एक फेमस माउंटेन था सदर्न पार्ट में इस प्लेनेट के, जिसे हेवन माउंटेन कहा जाता है। और यहीं पर इस माउंटेन के नीचे में एक गांव था। यहाँ पर ज़्यादा फैमिलीज भी नहीं थी, 100 के आसपास। और यहाँ पर एप्रिकॉट के फ्लावर्स खिलते थे। कुत्ते का भौंकना, चिड़ियों का चहचहाना, सभी आवाज़ों को सुना जा सकता था। गांव के लोग एकदम प्यार से रहते थे। और यहाँ पर ऐसे कुछ कविताएं सुनने को मिलती हैं, जैसे माँ बच्चों को सुनाती है। बच्चा एक वांगलिंग को देखता है पर डरता नहीं है, अपने गाने को गाते रहता है। और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप रास्ता भूल गए हो? वांगलिंग स्माइल करता है, पूछता है कि ये गांव है क्या? नाम क्या है? बंदा बताता है कि एप्रिकॉट फ्लावर विलेज। बंदा एक सांड पे बैठा हुआ था और गांव की तरफ बढ़ जाता है, गाना वही गाते हुए कविता। और वांगलिंग सोचता है, इसके अंदर एक उदासी आती है कि प्लेनेट डार्क मून, हेवन माउंटेन के नीचे एक गांव है, शायद ये वही है। ये वांगलिंग अपने एक मरे हुए मित्र की इच्छा पूरी करने आया था, क्योंकि उसने कहा था एक दिन कि मेरे राखों को, मेरे एशेज को, बॉडी जलने के बाद जो बचती है, उसे वहाँ पे जाके दफना देना। अब यहाँ पर वांगलिंग उसी जगह पड़ता है जहाँ पर बहुत सारे लाशों को दफनाया जाता है, राखों को। और वांगलिंग एक शीशी निकालता है जिसके अंदर वो राख थी, और ये सुन टाई को याद करता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। तुम्हारी राख को
तुम्हारे घर ला दिया। और फिलहाल वहाँ पर एक ये लास्ट का जो टॉम बनाया जाता है वो बनाता है और सुनटाई नाम लिख देता है। और ये सोचता है कि एक दिन अगर मैं मरूंगा तो क्या मेरे लाश को या राख को कोई प्लैनेट सुजाकू पर ले जा पाएगा। फिलहाल वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता है और वांगलिंग यही सोच रहा था कि सुनटाई जैसे कितने अपने मातृभूमि से दूर मरते होंगे, उनके माँ बाप उनसे मिल नहीं पाते होंगे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है। ऑल हेवन कल्टीवेटर्स का एक एरिया था जहाँ पर ली युनजी को दिखाया जाता है और युनजी के बगल में जूटिंग था। और फिलहाल ली युनजी के आसपास 13 लोफू बचे हुए थे, मतलब बाकी शायद जो 5 रहे होंगे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे बैटल में। और वांगलिंग फिलहाल लियोनजी को ढूंढते हुए आता है। ये दूसरा मैटर था जो इसे पूरा करना था। लियोनजी भी अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही आंखें खोलते हैं वो जो 13 लोफूस थे उसमें से 13 मानो आंखें दिखती है और सभी एक डायरेक्शन में देखती है। युनजी स्माइल करते हैं कि चलो तुम आ गए। और इन्हें इतना तो समझ में आ रहा था कि वांगलिंग में चेंजेस आए, तो उन चीज़ों को ये फील तो कर सकते थे, बस पता नहीं था कि क्या चीज़ें हैं। वहीं जूटिंग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांगलिंग की वजह से यह मरते मरते बचा था। और इसे देखते ही जोटिंग चिल्लाता है कि जोमो तुम। वांगलिंग बोलता भाई शांत रहे। और वांगलिंग बस इसे लुक देता है और ऐसा लगता है कि जोटिंग कोलैप्स कर जाएगा और ये काफ़ी डर जाता है। फिलहाल ये खून की उल्टी करता है और पीछे हट जाता है। इसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे, इतना जल्दी, ये इतना स्ट्रांग कैसे। लियुनजी भी थोड़े सीरियस हो जाते हैं। अब वांगलिंग पूछता है कि सीनियर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। अब ये बोलते हैं कि जब वो सेलेस्टियल बेस्टोमेंट हुआ था तो मैंने तुम्हें कुछ स्क्रॉल्स दिखाने का वादा किया था, तो आज मैं तुम्हें दूसरा स्क्रॉल देखने का मौका देता हूँ। और शूटिंग को भी मैंने इसीलिए बुलाया। फिलहाल एक ब्लैक स्क्रॉल स्पेस से बाहर निकलता है और वांगलिंग को ये देते हैं कि देख लो। वांगलिंग बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे फ्री में कैसे देख सकता हूँ, मतलब एवे थोड़ी देख सकता हूँ। लियुनजी बोलते क्या, तुम्हें क्या बोलना है बोलो। वांगलिंग बोलता है मुझे एक लोफू चाहिए सेकंड स्क्रॉल में देखने के लिए। लियोनजी स्माइल करते हैं लेकिन ये स्माइल नहीं था। ये क्या ये ट्रेजर तुम्हारे पास रह सकता है। वांगलिंग भी स्माइल करता है और बोलता है कि मेरा सेकंड ब्रदर के साथ कुछ अपॉइंटमेंट है क्योंकि मुझे उनके साथ जाना है कहीं पे। अब लियोनजी स्माइल करते हैं, ठीक है एक ले लो। तो एक बॉल ऑफ ब्लड या लोफू ये वांगलिंग को देते हैं। और अब लियोनजी बोलते हैं तब फिर ये स्क्रॉल पहले जूटिंग देखेगा क्योंकि मैं तुम्हें एक फॉर्च्यून पहले दे चुका हूँ। अब जूटिंग स्क्रॉल को देखना शुरू करता है। एक पावरफुल बैटल इंटेंट स्पेस से निकलता है, मतलब इस स्क्रॉल से, और जूटिंग की तरह पड़ता है। बेसिकली इसे एक एंशिएंट बीस्ट दिखाई देता है जो कि सील्ड था, जो कि मानो इसे डिवोर करना चाहता हो। जूटिंग पहली बार टेंशन में आता है। ये जानता था ये ज़्यादा देर टिका तो इसका जो ओरिजिन सोल है वो भी पेरिश कर सकता है। और लियोनजी ये जानते थे सेकंड स्क्रॉल को खोलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग ओपन कर पाते, वो भी थोड़ा सा। और इसे पूरी तरह तक खोलने वाले आज तक 3 ही हैं, उनमें से ये एक है। जूटिंग के पसीने छूटने लगते हैं। ये स्क्रॉल थोड़ा सा खुल चुका था और उसके अंदर से जो बीज निकल रहा था इसे डिवोर करने को देखता है। एक दहाड़ इसके कानों में जाती है जो कि एंशिएंट टाइम की हो। यह स्ट्रगल कर रहा था लेकिन यह गहरी सांस लेता है। इतना डेस्परेट होते हुए भी ये अपने दुख को, ये अपने डर को दबाता है और स्क्रॉल को खोलते जाता है। ली युनजी की आंखों में चमक था। वांगलिंग देख रहा था। स्क्रॉल थोड़ा सा और खुल जाता है और फियर्स हो जाती है। जूटिंग के हाथ कांप रहे थे, कपड़ा पसीने से भीग चुका था। 40% के आसपास ये स्क्रॉल को खोल चुका था, पर जूटिंग दांत को दबाता है, सेलेस्टियल ऑरा को बॉडी में फ्यूज करता है और जबरदस्ती स्क्रॉल को लगभग 70% खोल देता है। लियोनजी सरप्राइज हो जाते हैं। अब स्क्रॉल में से एक ब्लैक मिस्ट निकलता है जो कि जायंट बीस्ट में बदलने लगता है जूटिंग को डेवोर करने के लिए। जूटिंग इधर खून की उल्टी करने लगता है और पीछे जाके गिरता है। बैटल स्क्रॉल अपने आप बंद हो जाता है। तो फिर भी लियोनजी काफी खुश होते हैं। अब ये बोलते हैं कि जोमू तुम्हारी बारी। वांगलिंग जानता था कि लियोनजी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं और लियोनजी ऐसे इसको बुला रहा है, कुछ मकसद होगा इनका। और वांगलिंग ने एक चीज देखा था कि जब जूटिंग ने यह स्क्रॉल खोला था तो जब पहले स्क्रॉल से इसको एक ऑरा मिली थी उसे ये वाला बीस्ट डिवोर कर जाता है। तो इसे मालूम था, सब चीज ये देख चुका था। तो फिलहाल अभी ये स्क्रॉल खोलता है, सेम चीज फैलता है, एक एंशिएंट ऑरा जो कि वांगलिंग को डिवोर करना चाहता था। लियोनजी की भी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हाई नहीं थे। ये स्क्रॉल तो बहुत लोग खोलते हैं लेकिन पूरा नहीं खोल पाते। और अब फियर्स होती जाती है। वांगलिंग स्क्रॉल को खोलते जाता है। उधर जूटिंग वांगलिंग को अलग ही हिट रेट के साथ देख रहा था। वांगलिंग सीधा 30% से 70% खोल देता है और बीस्ट अब बाहर निकलना शुरू होता है वांगलिंग को डिवोर करने के लिए। और वांगलिंग बोलता है डैम एनिमल, तुम्हारी इतनी मजाल। वांगलिंग के दिमाग को कोई बीस्ट हिलाता इतना आसान नहीं था क्योंकि वांगलिंग एक एंशिएंट गॉड है, वो भी रॉयल 5 स्टार चॉकलेट जैसा। अब फियर्स जो बीच था वो रुक जाता है जो कि वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था। उसे डर फील होता है क्योंकि इस ऑरा को ये पहचानता था। लियोनजी एक्साइटेड थे कि यार ये जूमू इस बीस्ट को भी डरा दिया और ऐसा करने वाले हमारे फैमिली में वो एंसेस्टर थे, जान जिंग ये। जूटिंग तो शॉक्ड था। अब वांगलिंग स्क्रॉल को खोल चुका था। स्क्रॉल पर लिखा हुआ था बैटल
और वांगलिंग मानो एक स्ट्रेंज डोमेन में ऐसा फील करता है कि ये पहुंच चुका है, जहां पर इसे एक ओल्ड मैन दिखाई देते हैं, जो कि इस समय बैटल वर्ड को स्पेस में लिख रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे कोई भी डिसेंडेंट नहीं है, मेरा जो भी कल्टीवेशन है इस बैटल शब्द में छिपा हुआ है। जब मैंने इस एज ऑफ द वर्ल्ड से बाहर निकलने की कोशिश किया था, तो मैंने 6 बैटल स्क्रॉल्स छोड़े थे। हालांकि उस दौरान मैं मारा गया था। अगर फ्यूचर में कोई इन 6 स्क्रॉल्स को पा लेता है, तो वो मेरा इनहेरिटर बन जाएगा, मतलब उसे मेरा इनहेरिटेंस मिल जाएगा। इस दौरान इनका राइट हैंड रुक जाता है। वांगलिंग देखता है कि उस बैटल शब्द से ब्लैक लाइट रेस के फॉर्म में निकल रही थी। और फाइनली वांगलिंग इधर जाग जाता है। अब लियोनजी पूछते हैं, क्या तुमने कुछ देखा? ये एक्साइटेड थे, पर बात करने से पहले ये जूटिंग को काफ़ी पीछे फेंक देते हैं। और अब वांगलिंग से पूछते हैं कि अब बताओ तुमने क्या देखा। वांगलिंग एक ही चीज़ बोलता है, इनहेरिटेंस। और लियोनजी अब अंदाजा लगाते हैं कि इनके जो फैमिली के एंसेस्टर गायब हुए हैं, शायद इस इनहेरिटेंस के चक्कर में ही गायब हुए हैं। इन्हें पता था कि वांगलिंग सही बोल रहा है, क्योंकि इनके एंसेस्टर ज़ैनजिंग ने भी यही बोला था, इनहेरिटेंस से रिलेटेड। और अब ये बताते हैं या सोचते हैं, देखते हैं कि ज़ानजिंग ने जब ये स्क्रॉल खोला था और तीसरा स्क्रॉल भी खोल लिया था, उसके बाद वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले गए थे 1000 सालों तक। बट लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आए। फिर हम लोग जब अंदर जाके देखे, तो वहाँ पर थर्ड स्क्रॉल था और एक जेड पड़ा हुआ था, लेकिन वो नहीं थे वहाँ पर। और अगर हमारे एंसेस्टर जिंदा होते, तो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल वाले भी हमारा कुछ नहीं कर पाते। उस समय हमारी जान फैमिली बहुत स्ट्रांग थी। लाइफ टोकन अभी तक टूटा नहीं है, तो शायद वो जिंदा है। तो हम लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक वो मिले नहीं। लियोन जी एक ही चीज सोचते हैं कि इनके जैन फैमिली में सेकंड स्क्रॉल खोलने वाले 3 लोग हैं, बट तीसरे स्क्रॉल को खोलने वाले आज तक कोई नहीं हुआ। इनके फैमिली के जूनियर्स भी ये चीज़ें नहीं जानते थे। मतलब बच्चों को ये लगता था, जैसे जैन कोंगली वगैरह हो गए, कि जैसे लियोन जी हैं, मतलब जो इनके सीनियर हैं, वो थर्ड स्क्रॉल को खोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। ये लोग खोल नहीं पाए थे। अब लियोन जी बोलते हैं वांगलिंग से कि मैं थर्ड स्क्रॉल तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। हालांकि इनका पर्सनल एजेंडा था, बट फिर भी, क्योंकि जो जेड था उसमें इनके एंसेस्टर ने कुछ मैसेज छोड़ा था। वांगलिंग सीधा बोलता है कि फिलहाल के कल्टीवेशन के हिसाब से मैं थर्ड स्क्रॉल नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि इसे समझ में आ चुका था कि सेकंड स्क्रॉल ही इतना पावरफुल है, तो थर्ड स्क्रॉल तो छोड़ ही दो। पर लियोन जी बोलते यार ये कल्टीवेशन से रिलेटेड नहीं है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और इस दौरान ये थर्ड स्क्रॉल को बाहर निकालते हैं और वांगलिंग को देते हैं। वांगलिंग जैसे से पकड़ता है, एक पावरफुल ऑरा इसके बॉडी में एंटर करने लगती है। और वांगलिंग सीधा बोलता है, मैं इसे नहीं खोल पाऊंगा। वांगलिंग जानता था अगर ये इसे खोलेगा तो तुरंत मारा जाएगा। तो मैं ये सीधा बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। पर वांगलिंग बोलता है आप रिलैक्स करो, मैं भी देखना चाहूँगा कि इस बैटल स्क्रॉल के अंदर क्या है। और एक दिन अगर मेरा कल्टीवेशन उतना स्ट्रांग हुआ, तो मैं खुद आऊँगा आपसे मिलने। वांगलिंग अब पीछे हटता है। ये जानता था लियोन जी अटैक तो नहीं करेंगे, क्योंकि किंग शुई का नाम जो चलता है। और लियोन जी जानते थे जिन लोगों ने भी थर्ड स्क्रॉल को खोलने का ट्राई किया था, वो लोग मारे जा चुके थे। और अगर ये वांगलिंग को ट्रैप कर ले, तो फ्लेम स्पार्क कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन किंग शुई वो आदमी पागल है, ये जानते थे। जो ब्लड गॉड से फाइट कर सकता है ज़ूमो के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। पर ये सोचते हैं कि यार ये ऐसा बंदा है जो कि सेकंड स्क्रॉल का डोमेन क्या है उसे देख पाया था, तो मुझे इसके साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, शायद फ्यूचर में ये काम आए और थर्ड स्क्रॉल को खोल पाए। और ये बोलते हैं गुड, तुम उतने रैश नहीं हो, मतलब जल्दीबाजी नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है। और ये वांगलिंग से बोलते हैं कि वैसे तो हमारे पास जियांग फैमिली के जैसा स्पेल नहीं है कि जो कि सोल फ्रैगमेंट को बना सके, लेकिन हम सोल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और जब तुम थर्ड स्क्रॉल के लिए आओगे, तो मैं तुम्हें वो स्पेल सिखा दूंगा। वांगलिंग इन्हें शुक्रिया बोलता है और फिलहाल यहाँ से जाने लगता है। पर वांगलिंग के जाने के बाद लियोनजी एक्सप्रेशन देता है कि फ्लेम स्पार्क का मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे मैटर्स में वो पड़ेंगे भी नहीं। लेकिन किंग शुई, कोई बात नहीं, किंग शुई ज़्यादा दिन जिएगा भी नहीं, और जब वो मर जाएगा तो मैं देखता हूँ सूमो कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। वांगलिंग यहाँ पर नहीं आया होता अगर लियोनजी ने बुलाया नहीं होता, लेकिन वांगलिंग सोच रहा था कि इस बंदे का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वांगलिंग को फायदा हुआ था, एक लूफू ब्लड बॉल इसे मिल गया था। और वांगलिंग चीज़ों को एनालाइज करता है जब ट्रैवल कर रहा था, और एक जगह ढूंढ के स्पेस में एक पत्थर ऐसे पड़ा था, वहाँ बैठ जाता है और किंग शुई का वेट करता है। कुछ दिनों के बाद किंग शुई आते हैं और इनके आसपास 100 फेसेस को ऐसा हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता था। किंग शुई का कल्टीवेशन और ज़्यादा बढ़ चुका था इन 10 दिनों में। शायद उन्होंने बहुत सारे कल्टीवेटर्स को डिवोर किया था, और ये सभी लोग स्लॉटर रियल्म के थे। अब किंग शुई एक टेक्निक यूज़ करते हैं, सेलेस्टियल स्पेल नीदर गाइड। और ये जो सभी खोपड़ियाँ थी, ये एक्सप्लोड करने लगती है। आसपास एक ब्लडी मिस्ट और फैल जाती है। ब्लड रोटेट करना शुरू करता है, और रोटेट करते करते स्पेस में एक ब्लैक होल टाइप बनने लगता है। उन सभी की मेमोरीज के हिसाब से स्लॉटर रियल्म का जो रास्ता हो सकता है, ये उसे ढूंढ लेते हैं। ये टेक्निक था सेलेस्टियल स्पेल नीदर गाइड। और किंग सुई जो स्पेल था उसे वांगलिंग को भी देते हैं। और फिलहाल ये दोनों स्लॉटर रियल में एंटर करते हैं। एक आवाज़ गूंजती है कि कुछ मेरा है जो मैं यहाँ पर लेने आया हूँ।
उसके बाद मैं इस रियल्म को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वांगलिंग यही सोचता है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से बिग ब्रदर इतने गुस्सा में है। तो कल्टीवेशन अलायंस के 2 सेक्ट हैं, 4 टेम्पल्स हैं और 8 रियल्म्स हैं। स्लॉटर रियल्म उनमें से एक है। और कहा ऐसा जाता है कि हजारों सालों पहले, मतलब 10,000 या 5,000 जो भी बोल लो, जब रेन सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स हुआ था तो उसका कुछ टुकड़ा ये लेकर आए थे और उसकी मदद से 99 हेवन रेजिंग स्वॉर्ड्स इन्होंने बनाया था। तो कल्टीवेशन अलायंस वालों का, नहीं अलायंस सिस्टम वालों का, स्लॉटर रियल में एक तरह से ब्लेड कहा जा सकता है, जो कि सबसे पहले अटैक करते हैं। और इनके 99 कोर कल्टीवेटर्स थे और कुछ आउटर डिसाइपल्स भी थे। इनके अलावा रियल मास्टर और वाइस रियल मास्टर, ये 2 पद और होते हैं जो कि सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन जब किंगशुई की आवाज़ गूंजती है तो यहाँ पर लोगों की फट जाती है। यहाँ पर जो भी बिल्डिंगें थी बस आवाज़ की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगती है। और यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो कि निर्वाणा, स्क्रायर, इल्यूजनरी इन लेवल पे थे, ये लोग आते हैं बैटल करने। तो किंगशुई बोलते कि जुम हो, इनसे तो तुम निपट ही सकते हो, मेरी मदद कर दो। वांगलिंग समझ जाता है और इनको निपटाना शुरू करता है और बोलता है कि आप आगे जाओ, मैं इन्हें देख लेता हूँ। और पलक झपकते बस वांगलिंग पंचेज मारता था और ये लोग फट जाते थे। लोग डरने लगते, मतलब यहाँ के बंदे भी, कि यार ये तो ऑल हेवन का थंडर सेलेस्टियल ज़ूमो है। वांगलिंग के सामने में 100 कल्टीवेटर्स थे, बट वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये स्पेशल बेंडिंग भी यूज कर सकता था। अब इस दौरान एक निर्वाणा स्क्रायर मिड फेस का बंदा चिल्लाता है कि फॉर्मेशन बनाओ। पर वांगलिंग अचानक से इस बंदे के पीछे प्रकट होता है और बोलता है तुम्हारा तलवार बहुत अच्छा है। बंदे को ये अपने हाथ में मसल देता है और तलवार ले लेता है। बंदा कैसे भी छूटता है पर सोचता है कि यार ये मेरे लाइफ ट्रेजर को मेरे से अलग कर चुका है। भाई इसका कल्टीवेशन क्या है। इस बंदे का जो पद था वो यूफे से भी ऊपर था। ये पीछे भागता है और कुछ चीज़ों को एक्सप्लोड करता है, लेकिन वांगलिंग उस एक्सप्लोजन के बीच में से बाहर निकलता है और 2 फिंगर से इसके थर्ड आई को टच करता है और ये मारा जाता है। इधर किंगशुई हंसते हैं और सीधा जो टावर था स्लॉटर रियल्म का मेन टावर, उधर बढ़ते हैं। और इस दौरान टावर के अंदर में एक ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन थे जो कि अपनी आंखें खोलते हैं। ये थे स्लॉटर रियल्म के वाइस मास्टर। और इनकी बॉडी 2 भागों में बढ़ जाती है। स्पेस में क्रैक बना के एक तरफ से भागते हैं और एक बॉडी शायद आगे बढ़ाते हैं और आगे आकर कहते हैं कि सर आप हमें ज़्यादा पुश कर रहे हैं। पर किंगशुई को फर्क नहीं पड़ता है। 8 ड्रैगन्स ये बनाते हैं और ओल्ड मैन की तरफ बढ़ा देते हैं और साथ में दूसरे हाथ से हेवन एंड अर्थ आइस सील बनाते हैं और बहुत सारे समन द रेन टेक्निक को यूज़ करते हैं। पूरा स्लॉटर रियल में ही अब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और एरिया को सील कर चुके थे कि कोई भाग ना पाए। और जो इस बंदे का दूसरा भाग स्पेस में मर्ज होने की कोशिश कर रहा था वो भी फंस जाता है। और फिलहाल वांग किंगशुई इन्हें बाहर निकालते हैं। पर इस दौरान 2 पर्पल लाइट अंडरग्राउंड से निकलती है, एक वांगलिंग की तरफ बढ़ती है और दूसरी किंगशुई की तरफ। बट किंगशुई क्या करते हैं, जो इन्होंने इस ओल्ड मैन को पकड़ा था उसे आगे कर देते हैं। तो ये ओल्ड मैन डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर किंगशुई का जो किलिंग इंटेंट था वो पड़ जाता है। इनका जी रियल्म बाहर निकलता है और पर्पल लाइट को काउंटर करने लगता है। उस बंदे को भी पीछे हटना पड़ता है जो कि अचानक से 2 पर्पल लाइट को भेजा था और बोलता है मेरा नाम लिंग यूनजी है, मैं इस स्लॉटर रियल्म का रियल मास्टर हूँ। किंगशुई देखते हैं कि जी रियल्म, तो मेरे वाइफ ही कुछ चीज़ें तुम्हारे पास है। अब ये बंदा सोचता है कि मैंने सुना है कि ये किंगशुई है, बट इसका कल्टीवेशन अभी रिकवर नहीं हुआ है, तो शायद मैं इससे बैटल कर सकता हूँ और ये मेरे लिए बड़ा नाम बनेगा। अब ये बंदा 6 क्लोन्स बनाता है और इनके पास स्यूडो निर्वाणा वाइट ट्रेजर था। हालांकि वो डैमेज था पर शायद इसके हिसाब से काफ़ी होगा। इधर वांगलिंग ये समझ जाता है कि उस पर्पल बंदे के पास भी जी रियल्म का पावर है, तो वांगलिंग पीछे हट जाता है और इसका वाला जो फोर्स था उसे वैसे भी किंगशुई काउंटर कर चुके थे। वांगलिंग पीछे भागता है पर 11 लोग इसके पीछे पड़े थे और सभी के पास सिल्वर स्वॉर्ड था। वांगलिंग देखता है यार ये तलवार सही है। अब ये टोटल 99 लोग होते हैं तो 99 तलवार होंगी। तो वांगलिंग दिमाग लगाता है कि अगर मैं 99 तलवारों को ले लूँ तो अगर फ्यूचर में लिंग टियानो से बैटल हो तो मैं उसे भी काउंटर कर पाऊंगा थोड़े लेवल तक। और इनके पास बहुत ट्रेजर्स है तो लालच तो आता है वांगलिंग को। अब इनमें से एक बंदा था जो कि निर्वाणा स्क्रायर के लेट फेज में था और सभी अपने अपने अटैक करने लगते हैं। जैसे कि इनमें से एक ब्लडी सेलेस्टियल नेट को यूज़ करता है। इन 11 लोगों में 3 लोग ज़्यादा पावरफुल थे जो कि लेट फेज के आसपास थे। अब वांगलिंग अपने 18 हेल सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को निकालता है, साथ में मैजिकल आर्सेनल को यूज़ करता है जिसमें कि ब्लड एंसेस्टर का भी सोल था। तो बाकी लोगों को तो ये काउंटर कर देता है मैजिकल आर्सेनल के दम पर। अब ये जो 11 लोग इसका पीछा कर रहे थे ये उनकी तरफ बढ़ता है भागने की बजाय और सबसे पहले अपने हाथ को बढ़ाता है। एंशिएंट गॉड का फॉर्म था। अचानक से इसका हाथ बड़ा होता है और एक को पकड़ लेता है ये और साथ में अपने ओरिजिन सोल को बाहर निकलता है जो कि थंडर ड्रैगन था। पूरा स्लॉटर रियल्म को ये थंडर हेल में बदल देता है, यानी हर जगह बिजलियां कड़कने लगती है। और किंगशुई जब इसे देखते हैं तो मन ही मन काफ़ी खुश होते हैं। बट वो जो पर्पल हेयर्ड मैन था उसका चेहरा ग्लूमी हो जाता है। अब इस दौरान वांगलिंग का ये जो
लाइटनिंग पावर था, थंडर पावर, एक तलवार की तरह पड़ता है जिस पर 9 लिखा हुआ था। तलवार लगभग 7 फीट लंबा होगा, 3 इंच चौड़ा होगा और वांगलिंग इसे अपने काबू में करता कि यार ये तलवार सही है। बाकी कल्टीवेटर्स अब कुछ कर नहीं पा रहे थे। मतलब नॉर्मल वालों को तो इसने मैजिकल आर्सेनल से ही ब्लॉक कर दिया था। अब 9 तलवारें वांगलिंग की तरफ फिर से बढ़ती है, पर वांगलिंग का रिएक्शन फास्ट था। एक-एक करके ये तलवारों को सील करता है और उन्हें अपने बैग में भर लेता है। पर यहाँ पर एक मिडिल एज मैन था जो कि लंबे समय से छिपा हुआ था। वो प्रकट होता है और इसके मानो 4 क्लोन हो। ये बंदा रेड स्मोक में बदलता है और इसके जो 4 और क्लोन्स थे वो भी वांगलिंग की तरफ ही बढ़ते हैं। और ये वेट कर रहा था, मतलब ऐसा मौका ढूंढ रहा था कि कब ये अटैक कर पाए। किंग शुई को तो ये प्रोवोक कर ही नहीं सकता था और जूमो से भी थोड़ा डरता ही था। लेकिन ये सही मौका था क्योंकि जूमो बहुत सारे कल्टीवेटर से फाइट कर रहा है। इधर वांगलिंग कॉल द विंड बनाता है और ये जो 4 फिगर्स इसकी तरफ बढ़ते हैं उन्हें एक ड्रैगन से ये बांध देता है, मतलब उससे अटैक करवा देता है। और दूसरा ड्रैगन ये जो लाल धुंध हुआ था उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो जो बंदा था वो सीधा वांगलिंग की तरफ बढ़ता है और ये वांगलिंग के सामने आता है और कहता है कि जोमो अपने कल्टीवेशन को ज़्यादा मत छिपाओ। तुम आराम से कॉर्पोरियल वांग, निर्वाणा स्क्रायर अर्ली फेज इन सबको निपटा सकते हो। तुम आराम से निर्वाणा क्लिंजर लेवल पे होगे। अब वांगलिंग भी सोच रहा था कि यार यहाँ पर क्या कोई निर्वाणा क्लिंजर नहीं है क्या, लेकिन अब इसे समझ में आता है ये क्यों डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका अभी भी जो डिवाइन सेंस है वो निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे है। और मिडिल एज मैन को देखने के बाद इसे समझ में आता है और वांगलिंग समझता है अच्छा तो ये निर्वाणा क्लिंजर है, तो इसके अंदर बैटल इंटेंट बढ़ता है कि अब टेस्ट भी कर सकता हो। और ये ब्लड एंसेस्टर उतना स्ट्रांग भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये निर्वाणा क्लिंजर के अर्ली फेज में होगा, ऐसा वांगलिंग गेस करता है। अब ये जो मिडिल एज मैन था और जो 9 तलवारें थी उन्हें फ्यूज करता है, एक में बनाता है और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। और वांगलिंग भी फोकस था कि अपना स्ट्रेंथ आज टेस्ट कर ही लेता हूँ। ये एक मुक्का बनाता है और आगे की तरफ बढ़ा देता है। अब ये बंदा भी चौकन्ना था कि यार शायद ये अपने कल्टीवेशन को छिपा रहा है। दिखने में तो यह निर्वाणा स्क्रायर अर्ली फेज का ही दिखता है। अब क्योंकि ये बंदा निर्वाणा क्लेंजर पर था तो ओरिजिन ऑरा को तो इनका कंट्रोल अच्छा रहता ही है, साथ में ये लॉ पावर को भी कंट्रोल कर पाते हैं। और खतरनाक चीज़ क्या है कि ये वर्ल्ड की ओरिजिन ऑरा को यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए निर्वाणा क्लेंजर ज़्यादा पावरफुल होते हैं निर्वाणा स्क्रायर से। तो मिडिल एज में जो टेक्निक यूज़ करता है उसका नाम था होंगजे डेजोलेट सैंड। तो बालू के दाने यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं और वांगलिंग को घेरने लगते हैं। वांगलिंग इसका थर्ड आई रोटेट करता है और वो पंच और पावरफुल हो जाता है। और ये बंदा जो टेक्निक यूज़ कर रहा था ये था लॉ ऑफ इल्यूजन। तो वांगलिंग के जैसा ही एक मुक्का बनता है जो सामने से आता है, बस वो बालू का था। लेकिन जब दोनों के पंचेस टकराते हैं तो बालू पूरा फैलने लगता है। लेकिन वांगलिंग के हाथों में भी थोड़ा सा वो नमनेस आता है, थोड़ा सा सुन्न पड़ जाता है कि अच्छा तो ये पावर है निर्वाणा क्लिंजर का। अब वो मिडिल एज्ड मैन और श्योर हो जाता है कि ये ज्यूमो अपने कल्टीवेशन को छिपा रहा है, नहीं तो ये मेरा पंच संभाल ही नहीं सकता था। पर इस दौरान एक और मिडिल एज्ड मैन जिसने ग्रीन रोब पहना था वो प्रकट होता है। ये अपने जीभ को चाटता है कि अब तो मजा आ गया, क्योंकि ये वाले मास्टर फाइट कर रहे हैं। किंग शुई थे तो मैं इस जुमो से फाइट नहीं कर सकता था, लेकिन अब दूसरे मास्टर फाइट कर रहे हैं तो मैं भी इसका फायदा उठा सकता हूँ। जो बंदा जुमो से फाइट कर रहा है उसका नाम एम्प्टी फैंटेसी है और जो अभी आया है इसका नाम है मास्टर डेविल कॉड शायद। तो ये भी वांगलिंग की तरफ पड़ता है। वांगलिंग जो कि अभी उस पंचेस के बाद थोड़ा पीछे हट रहा था और ये जानता था कि वांगलिंग स्पेशल बेंडिंग यूज़ करता है, तो ये उसके लिए भी तैयार था। पर अचानक से एक चेंज होता है। वो जो पर्पल मिस्ट था वहाँ पर से एक चीखने की आवाज़ आती है। वहाँ पर 7 फिगर्स थे और एक के बाद एक सभी खत्म होने लगते हैं, बस एक ही बचता है। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।